फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचारों में 4 प्रमुख न्यूज हैं। पहला जो है वो केशवानंद भारती वाद है। ये चर्चा में हो गया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती वाद के 50 साल के उपलक्ष्य में एक वीडियो जो है 10 भारतीय भाषाओं में उसकी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, अपडेट किया गया है। ठीक है, तो ये इस कहीं ना कहीं केशवानंद भारती बात को फिर से इम्पॉर्टेंट बना देता है, उस पर हम देखेंगे। दूसरा जो मुद्दा है उसमें है लोकसभा द्वारा जो है हाल ही में जो है यानी परसों जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन यानी विधानसभा के पुनर्गठन और वहाँ पे आरक्षण को लेके 2 विधेयकों को पारित कर दिया गया है। अब वो राज्यसभा के लिए भेजी गई हैं। ठीक है, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों लाया गया है, क्या किया गया है। तीसरा जो न्यूज़ है वो एक कह सकते हो कि ऊर्जा के क्षेत्र में न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर वो कमर्शियली जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, चीन के लिए भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी के लिए भी हो वो पूरे दुनिया के लिए काम आता है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। और चौथा थोड़ा सा न्यूज़ है, एक कल्चरल न्यूज़ है कि गरबा जो है, गुजरात का जो गरबा है उसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल कर लिया है। तो ठीक है, आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो समाचार है वह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती के वाद पे जो है एक वीडियो 10 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। ठीक है, ये तो चलो चर्चा का मुद्दा है, लेकिन केशवानंद भारती कह सकते हो कि अपने एक मुद्दा जो है उसके 24 अप्रैल 2023 को उसके 50 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि वो 24 अप्रैल 1973 में से लाया गया था। ये मुद्दा वो है जो कहीं ना कहीं जिसके जरिए जो है हमारे संविधान को लेके जो संसद और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच की जो शक्तियां हैं उनके बीच के संबंधों को ये निर्धारित करता है और ये बताता है कि कैसे कहीं ना कहीं संसद जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो संशोधित नहीं कर सकती है। उसे नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि जो अपना आर्टिकल 368 है उसी में ये कहा गया था कि संसद जो है संविधान में संशोधन करेगी और ऐसा संशोधन संविधान में लागू माना जाएगा। अब संविधान न्यायपालिका ने मत रखा कि संविधान संशोधन के बाद अगर संविधान बचा रहेगा तभी तो उसमें संशोधन माना जाएगा। इसलिए न्यायपालिका के 13 जजों की न्यायाधीश, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है, उसने 7-6 से ये फैसला दिया कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वैसा वो चीज़ें नहीं होंगी तो संविधान ही नहीं बचेगा। उसी को नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना या मूलभूत संरचना का सिद्धांत। और ये 50 सालों से लेके आज तक जो है कहीं ना कहीं भारतीय न्यायपालिका और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच का जो है मार्गदर्शन करती रही है। हालांकि उसको लेकर कुछ आलोचनाएं होती रही हैं, लेकिन वह आलोचना से ज़्यादा अगर हम इसके अब तक देखेंगे 50 साल के इतिहासों में, तो न्यायपालिका ने इसके जरिए कुछ जो कह सकते हैं कि अपना बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए जो है जो ऐसे मुद्दे जो ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के नहीं होते, यानी उसमें से जैसे मेन खास तौर से न्याय स्वतंत्रता का, उसके बाद ज़्यादातर फैसले को जो है उसने नहीं छुआ है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। मुद्दा इसलिए है कि 7 दिसंबर 2023 को जो है यानी कल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने यह घोषणा की कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फैसले का वीडियो अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 5 मिनट का वीडियो है और उसमें क्या हुआ तो उसको बना हुआ 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि लोग आम भाषा में सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले को जान सके। ठीक है, जैसा कि पता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले ऑनलाइन जो है वो देखे जा रहे हैं, खासतौर से जो है संवैधानिक पीठ का मामला, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का भी पक्षधर है। देखिए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कहते हैं कि कानूनी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से
क्या होगा कि भाषा की बाधाएं लोगों को अदालत के काम को सही मायने में समझने से रोकती हैं। वो कहते हैं कि जो भाषाएं होती, जैसे बहुत सारी, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे में जो है कुछ हाई कोर्ट में वहाँ की रीजनल भाषा में आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे यहाँ वो रीजनल भाषाओं को या क्षेत्रीय भाषाएं उनकी है, जिसमें हिंदी सहित और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लोग बोलते हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, अगर वो जो भारतीय भाषाओं में अगर अनुवादित हो जाए तो बहुत सारे लोगों को, जो कह सकते हो कि अपने संविधान के प्रति, अपने कानून के प्रति ज़्यादा समझ होगी। क्योंकि जो संविधान, जैसे मैंने बार बार बताया है कि संविधान क्या है, इसको समझना हो तो जो संविधान में लिखे हुए शब्द हैं वह क्या व्यवहार में लाए जा रहे हैं वह, और जब कहीं विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी क्या व्याख्या की जाती है, इन तीनों पहलुओं पर मिलके जो है हमारे संविधान का जो है समझ को हमें समझना है। क्या लिखा है, अगर उसमें क्या उसकी क्या समझ है, क्या उसे अप्लाई किया जाता है, और अगर कहीं विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी क्या व्याख्या की जाती है। ये पहलू मिला के जो है हमारे संविधान को या किसी कानून को बनाते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर ये फैसले भारतीय भाषाओं में हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों की समझ बढ़ेगी। और जो आप कह सकते हो कि केशवानंद भारती, जो कह सकते हो कि भारतीय न्यायिक पालिका के जो है इतिहास में जो है सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है, क्योंकि उसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी जज ने, संविधान की पीठ 13 जजों की पीठ ने उसको फैसला सुनाया था। और उसने एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि संविधान के तहत जो है संसद यानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच में जो है बड़ा फाइन बैलेंस बनाते हुए जो है संवैधानिक सर्वोच्चता की बात कही थी और संविधान की कुछ मूलभूत चीज़ बताई थी जिस पे संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे के कारण जो है केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए समझते हैं कि केशवानंद भारती के 50 साल और उसकी विरासत क्या रहा है। तो देखिए कि 50 साल पहले, ये ऐतिहासिक भी है, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती, जिनकी फोटो में देख रहे थे ना, वो एक्चुअल में केरल के एक मठ के महंत थे और उन्होंने जो है भूमि अधिग्रहण के विरोध में वो सम्मेलन किया था। केशवानंद भारती बनाम अन्य राज्य में, केरल राज्य के मामले में, ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिसने संसद और संविधान के बीच के संबंधों को फिर से परिभाषित किया गया था। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी और इसने साक्ष्य से अपना फैसला सुनाया था। और मामला क्या था? तो मामला ये था कि संविधान में जैसे ही, आप कह सकते हो जैसे संविधान बना था उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और शुरू में जो है संसद ने जो है कहीं ना कहीं, जैसे देखिए आप अगर थोड़ा सा बैक जाइए तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान लोगों को राजनीतिक न्याय देता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय समय के साथ साथ सरकारें, यानी कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है उसमें राजनीतिक न्याय और उस तरह के अधिकार सुनिश्चित थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। बाकी आर्थिक और सामाजिक न्याय वाले पहलू को नीति निर्देशक तत्वों में छोड़ दिया गया था। वो इन्फोर्सेबल इन नेचर, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि जैसे जैसे देश मजबूत होता जाएगा, सरकारों की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसके पहलू को भी जो है इसमें अपनाया जाने लगेगा। तो उसी तरह से आगे सरकारों ने अपना जो है सरकारों को लीडरशिप में जो संसद ने अपना उस सकारात्मक पहलू को लागू करने के लिए कई सारे कानून बनाने शुरू किए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मूल अधिकारों का टकराव शुरू हुआ। लेकिन शुरू में जो है संसद की शक्ति की सीमा का जो है, और 2 दशकों में, शुरुआत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि थी। और उसमें जो है, यानी 50 से 70 का जो दशक था, उसमें अमूमन शुरुआत में जो है न्यायपालिका ने जो है ये जो है संसद की शक्ति को स्वीकार ही कर लिया था। लेकिन पहली कड़ी आई थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संशोधन करने की शक्ति के निरंकुश रूप में देखा, लेकिन बाद में से दृष्टिकोण बदल गया। यानी शुरू में निरंकुश देखा, पहले कुछ नहीं, फिर बाद में ये माना कि ये संविधान की जो संशोधन की शक्ति है संसद की वो निरंकुश है, यानी कोई उस पर अंकुश नहीं है। लेकिन बाद में बदल गई। बदली कब? बदलता है वो मामला आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी वाले, फेमस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। उसने ये मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, संसद जो है
मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और फिर यानी क्या, संसद संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके जवाब में संसद ने क्या किया, एक संविधान में संशोधन कर दिया और लिखा कि खुद को यानी संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देने के लिए और इसकी समीक्षा अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती है के लिए इसमें पेश किया गया। यानी जब गोलकनाथ मामला बना उसके बाद एक नया संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया संसद ने संशोधन करके कि संसद की किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है और इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। ये मामला जो है कहीं ना कहीं आया और उसमें भी जब खास तौर से भूमि सीलिंग का मामला जो है केशवानंद मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और अदालत ने 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से अपना ये फैसला सुनाया और उसने कहा कि जो उसकी मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उसे छीना नहीं जा सकता, ये बता दिया। साथ ही में इसने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की विशाल शक्तियां हैं और भूमि सीलिंग कानून को भी बरकरार रखा। ऐसा नहीं कि उसने भूमि सीलिंग कानून को खत्म कर दिया, बस उसमें वो बात था कि कुछ ऐसी चीजें हैं, एक सीमा रेखा खींच दी, कुछ हिस्से संविधान के लिए इतने अंतर्निहित हैं और आंतरिक हैं कि संसद भी इसे छू नहीं सकती है। यानी इसने डिफाइन किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे संसद भी उसे टच नहीं कर सकती है। वो चीजें हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इसके पीछे जो वो वाया ना कि जो आर्टिकल 360 में होगा कि संसद संविधान में संशोधन करेगी और वो राष्ट्रपति के बाद ऐसा संशोधन संविधान में प्रभावी होगा। तो न्यायपालिका कहना है कि संशोधन के बाद अगर संविधान बचेगा तभी तो उसमें संशोधन हो सकता है। इसके लिए फिर वही वो बचेगा क्या, वही जो बचेगा वही बेसिक स्ट्रक्चर है, वही मूलभूत संरचना है। हालांकि इसको लेकर कोई व्यापक व्याख्या न्यायपालिका ने नहीं कहा, लेकिन समय समय पे न्यायपालिका ने कई सारी चीज़ों को इसमें कहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो उसमें संसदीय लोकतंत्र है, उसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें ऐसी बहुत सारी है ना ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ जो है न्यायपालिका उसमें जोड़ती रहती है। अभी वो ओपन एंडेड है, इसको लेके आलोचना भी की जाती रही है। इसको लेकर आलोचना क्या की जाती है कि दशकों से क्या है कि ये मूलभूत संरचना सिद्धांत की बार बार आलोचना की जाती। कैसे? ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत है कि जैसे संविधान ने जो है संसद को अधिकार दिया है विधायिक कार्य करने के लिए, न्यायपालिका को न्यायिक कार्य करने के लिए और कार्यपालिका को कार्यपालिकी कार्य करने के लिए, और जो संशोधन की शक्ति दी है वो संसद में दी है। ऐसे में कोई तीसरी शक्ति यानी न्यायपालिका कोई एक शक्ति किसी दूसरे शक्ति के अधिकारों को कैसे छीन सकती है, इसको लेकर ये कहा जाता है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अलग है, इसको चोट पहुंचाता है, संसद की संप्रभुता को कम करने की बात करती है और न्यायिक समीक्षा के एक अस्पष्ट और व्यक्तिपरक रूप में की गई है। यानी शक्ति पृथक्करण का खिलाफ है, संसद की शक्ति को कम करती है और न्यायिक सक्रियता के जो समीक्षा है उसका एक अस्पष्ट, ये बताया नहीं गया है कि जो है इसमें मूलभूत अधिकार मूलभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या तत्व हैं, इसको लेकर इसकी आलोचना की जाती रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने भी ये बात कही थी। हालांकि वो बात आई और गई। अभी मुद्दा जो है क्योंकि अभी वीडियो जारी किया गया है, ये किया गया है और अभी चूंकि बातें जो हो, संवैधानिक स्थिति यही है कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे उन संशोधनों को की समीक्षा करके उन्हें गैर संवैधानिक घोषित करने के पास कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है। और उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछली आधी सदी से, मतलब 50 साल तो हो ही गया, 24 अप्रैल को ही 50 साल हो गया, 23 अप्रैल को सिद्धांत के लागू करने की जांच में एक स्पष्ट पैटर्न का पता चलता है। जैसे बुनियादी ढांचे के मामले को उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर लिया है उसे कम से कम लागू किया है। ऐसा नहीं कि उसको हर मामले में लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये बहुत ही कह सकते हो कि प्रिसासियस चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर हर मामले में बेसिक स्ट्रक्चर लगाने लगेंगे तो फिर वो बेसिक तो रह ही नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ही लिमिटेड मामलों में किया है। और उसके बाद में जो है देखा गया है,
उसके बाद में जो है देखा गया है कि 1973 से लेकर आज तक संविधान में 60 संशोधन किए गए हैं। उसके बाद से आज तक 60 संशोधन किए गए हैं। और जाहिर सी बात है, ज़्यादातर संशोधन किसी न किसी के अधिकारों को करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही हैं। उनमें से केवल 16 मामलों में जो है, यानी 50 सालों में केवल 16 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के अनुसार जो है अपना जो उन संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या के लिए बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को उसने अपनाया है। और उन 16 में से 9 में तो उसने कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं, यानी 16 मामलों में से 9 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को बरकरार रखा है, जिसमें जो है कई सारे मामले हैं। मूल रूप से जो है संरचना सिद्धांत में चुनौती दी गई थी, उसमें 16 में से 9 मामलों में उसने बरकरार रखा है। 7 मामले ऐसे रहे हैं जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से कहीं ना कहीं उस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये भले आलोचना की जाती है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, न्यायपालिका ज़्यादा पावर ले ली है, लेकिन 50 सालों में 16 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जाँच की है, 60 में से 16, और उसमें से भी 9 को बरकरार रखा है। 7 मामलों में उसमें 6 में आंशिक किया है और 1 मामले में उसे पूरी तरह से खारिज किया है। तो जो पूरी तरह से खारिज किया है वह मामला था ये 2015 का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था ये संविधान 99वां अधिनियम 2014 जिसमें एनजीएसी बना गया था, जो वर्तमान कोलिजियम सिस्टम है उसके जगह न्यायिक नियुक्ति के लिए एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। उसको जो है न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इसके सिवा जो भी और मामले हैं, जैसे खुद केशवानंद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जिसमें पहली बार इसको जांचा गया था 1975 में, या मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ जिसमें क्या कहते हैं कि पुनः जो है केशवानंद भारती को स्थापित किया गया था, क्योंकि जैसे केशवानंद भारती आया फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको संसद ने कानून बना के उसे स्थापित कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में जो है कुछ प्रावधान को छोड़ के, यानी जो कि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों की जो चीज़ें थी उसको यथास्थिति कर दिया था। ठीक है, तो इस ये रहा आपको थोड़ा सा ब्रीफ में कि केशवानंद भारती क्या रहा है, अभी चर्चा में था तो क्या था, क्यों, किन मामलों को लेकर था, किन प्रश्नों को वो हल करता है, और आज उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं संसद और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या पहलू है। और आज पहलू यही है कि संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, और चूंकि बात चाहे जो भी आरोप की जाए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सीजीआई कोर्ट में थे तो कुछ वकील ही जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, तो वो सरकार कह रही थी कि आप अतिक्रमण कर रहे हो, तो बोले यार अजीब सी बात है, हमारी मजबूरी है क्योंकि आप अभी सत्ता पक्ष में हैं तो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप विपक्ष में जाएंगे आप ही पहले वो व्यक्ति होंगे जो अपने अधिकारों को लेकर हमारे पास आते हैं। ऐसे में हम अपने संवैधानिक दायित्वों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अभी तक वो मामला है। अब बाकी भविष्य में जो कुछ होगा उसको हम कभी चर्चा करेंगे। अभी जो है परसों संसद द्वारा जो है लोकसभा में जो है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और वहाँ पे आरक्षण देने के लिए 2 विधेयकों को पारित किया गया है। ये दोनों विधेयक, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे जो है अन्याय को, जो ऐतिहासिक अन्याय है उसको दूर करने वाले हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं सामाजिक न्याय को विस्तारित करने वाले हैं। जहाँ पे पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है वहाँ की विधानसभा की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही में उसमें जो वहाँ पे डिलिमिनेशन कमीशन आया था उसके आधार पे वहाँ पे सीटों का आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए पहली बार सीटों का आरक्षण किया गया है और 3 सीटें जो है उपराज्यपाल के लिए जो है द्वारा नामित की जाएगी, जिसमें से 1 सीट जो है वो जाएगा जो पीओके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के आएंगे उनके लिए है, और 2 सीट जो है जो कश्मीर से विस्थापित हुए लोग हैं 89 के हिंसा के बाद कश्मीरी विस्थापित लोग, उनके प्रतिनिधियों से, उसमें से 1 महिला प्रतिनिधि होगी। ये 3 नामित किए जाएंगे। और जो दूसरा आरक्षण विधेयक है
उसके जरिए जो है, जो भारत में सभी भारत के अन्य राज्यों में जो आरक्षण के प्रावधान है, वो आरक्षण के प्रावधान वहाँ भी लागू कर दिया गया। और ऐतिहासिक रूप से जो कह सकते हो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को जो लाभ नहीं मिल रहा था, अब वह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार पूरे देश में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में भी देने की बात कही गई है। ठीक है, हालांकि अभी ये विधायिका जो है विधेयक लोकसभा से पास हुआ है, आगे क्या होगा उस पर देखेंगे, लेकिन आइए इसको हम समझते हैं। मुद्दा में देखा जाए तो लोकसभा ने बुधवार 6 दिसंबर को ही जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। और ये दोनों विधेयक जम्मू कश्मीर में चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करेंगे और वहाँ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाएंगे और भारत के संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे। जो ऐतिहासिक अन्याय था उसको दूर करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय देंगे और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, यानी जितने लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व होता है, हमने लोकतांत्रिक जो है प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली अपनाई है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। ऐसे में यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो पुनर्गठन किया जाएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को लाने की बात की गई है। इसीलिए जुडिशियस डिलिमिनेशन या न्यायिक पुनर्गठन की बात या उसको जो करने की बात की गई है माननीय गृहमंत्री द्वारा। ठीक है, चलिए पहला विधेयक देखते हैं, इसमें क्या है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक। देखिए, ये विधेयक जो है जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। और इस तरह से करके कहीं ना कहीं वहाँ की आरक्षण व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुरूप, जो पूरे देश की आरक्षण व्यवस्था है उसके अनुरूप बनाने की बात की गई है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख है वो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। इसमें जो है, इसके जरिए जो है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, जो अभी खास तौर से केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो पहले 107 थी उससे बढ़ाकर 114 कर दी गई है। ठीक, यानी 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं, चूँकि आबादी बढ़ी है, जो है डिलिमिनेशन कमीशन में ये चीज़ें होती हैं, ये है। और साथ ही में पहली बार इसमें जो है कश्मीरी प्रवासियों के लिए, यानी वो लोग जो कश्मीर में जो हिंसा के बाद बाहर भारत में कहीं भी हैं या उनके लिए, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी जो कश्मीरी जो प्रवासी है जो वहाँ से चले आ गए थे, उनके पास कोई अपनी बात, वो भारत के कुछ राजधानी में या कई हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उन्हें अभी अपनी बात कहने का जो है वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है। तो एक चीज़ ये है क्योंकि वो भी वहीं के रहने वाले हैं। दूसरा, जो 47, 65 और 71 के युद्ध में जो है बहुत सारे जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे आपको पता है कि जैसे ही 47 के बाद जो है कबीलाई आक्रमण के नाम पे पाकिस्तान ने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के हिस्से को, गिलगित बाल्टिस्तान और उस तरह के हिस्से को कब्जा कर लिया है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो है भारत में आए। ठीक है, तो जो लोग जो है कह सकते हैं, जैसे वहाँ के लोगों का मानना था कि वो सारे लोग आए, जो लोग जम्मू कश्मीर के सिवा भारत के अन्य राज्यों में बस गए, उनमें से कई तो प्रधानमंत्री बन गए, उनमें से 2 तो प्रधानमंत्री और 1 तो उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन जो वहाँ रह गए उनको जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। उनको मतदान जो है विधानसभा में, लोकसभा में तो है लेकिन विधानसभा में पहले अब जो है वो अधिकार नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ जो हिस्टोरिकल अन्याय चल रहा है उसको दूर करने की बात की गई है। और इसी तरह से अनुसूचित जनजातियों के लिए भी वहाँ पे आरक्षण नहीं था, तो अपना जो डिलिमिनेशन आयोग है, पुनर्गठन उसके जो कह सकते हो आयोग, उसके विधेयक उसमें जो है उसके आधार पे इसमें किया गया है। और पहली बार इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ऐसा परिसीमन या डिलिमिनेशन आयोग जो गठित किया गया है उसके रिपोर्ट के आधारित की गई है। और साथ में जो ये 2 लोग और हैं ना,
एक तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें कर दी गई है, और जो और 2 समुदाय हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए विस्थापित 3 युद्धों में, और जो कश्मीरी प्रवासी हैं, तो उसमें से जो लोग हैं उसमें राज्यपाल जो है, ये विधेयक राज्यपाल को विधानसभा में 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार देता है। 1 सदस्य जो नामित होंगे वो पाक अधिकृत कश्मीर से होंगे, और 2 सदस्यों का, यानी एक देखिए तीसरा सदस्य पीओके के होंगे, और 2 एक महिला सहित कश्मीरी प्रवासी समुदाय के होंगे, इसके 2 सदस्य होंगे। अभी तक वहां पे सिर्फ महिलाओं की अगर उपस्थिति नहीं हो तो राज्यपाल को 2 सदस्यों की मनोनीत की थी। इसमें 3 अन्य कर दिया गया, जिसमें 1 महिला रहेंगे और 1 पुरुष रहेंगे जो कि कश्मीरी विस्थापित हैं, और दूसरा जो है पाक अधिकृत कश्मीर के हैं। अब कश्मीरी प्रवासियों की परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 नवंबर 1989 जब से हिंसा शुरू हुई उसके बाद कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से में से चले गए हैं, यानी कश्मीर घाटी से या जम्मू कश्मीर के किसी भी राज्य से कहीं जाके चले गए हैं और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं, उनको जो है कश्मीरी जो है प्रवासी माना जाएगा। और उन्हीं में से जो है 2 लोगों को, उसमें से 1 महिला रहेगी, नॉमिनेट या नामित करने का जो है अधिकार राज्यपाल के पास होगा। और जो दूसरे हैं, जो कह सकते हो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो आए हुए हैं, वो 47, 65 और 71 के बाद लड़ाई में जो वहाँ से आ गए हैं, जम्मू कश्मीर में हैं और उन्हें वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनके में से भी एक व्यक्ति को जो है नामित करने का अधिकार मिला हुआ है। बाकी जो जम्मू और कश्मीर में जो सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। इसके बारे में हमारे गृह मंत्री ने जो है सदन में, लोकसभा में ये बोलते हुए कहा कि कहीं न कहीं इसके जरिए अब हम जो लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं या जो पाक अधिकृत कश्मीर के हैं या जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको सदन में, विधानसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और अपनी बात वह खुलकर कह सकेंगे। तो कहीं न कहीं यह ऐतिहासिक जो चुनौतियाँ थी, ऐतिहासिक अन्याय था, उसको दूर करते हुए वहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसको और व्यापक बनाने की ये कहीं न कहीं इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें अब क्या होता है, पास होता है, आगे होता, अभी जो है 370 वाला जो मामला है उसको लेकर संवैधानिक कोर्ट जो है 11 दिसंबर को अपना फैसला भी सुनाने वाली है। जैसा फैसला होगा फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है वह है कि चीन में एक 4थी पीढ़ी का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ऑपरेशनल हो गया है, यानी कमर्शियली ऑपरेशनल हो गया है, यानी अब उसका विद्युत जो है ग्रिड में जाने लगा है। ठीक है, ऐसे में अब प्रश्न ये होता है कि ये 4थी पीढ़ी का नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। देखिए, जितने भी नाभिकीय रिएक्टर हैं इसमें से जो पहले से चले आ रहे रिएक्टर हैं उसको अलग, जो पीढ़ी वाइज अलग किया जाता है, उसमें से ज़्यादातर जो उनका शीतलक या कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है इसी को लेकर जाता है। जो पहली पीढ़ी के रिएक्टर हैं वो जो है प्रोटोटाइप थे, वो जो है आप कह सकते हो कि भारी जल, उसमें पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी तक जो है हैवी वाटर का इस्तेमाल करते थे। जो उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी है वह जल का इस्तेमाल, यानी पानी का, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल जो है कूलेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कई सारी कमियां हैं, क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी के आसपास, यानी समुद्र के आसपास ये लगाए जाते हैं, और इनका जो जल होता है वो रेडियो एक्टिव होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में उस जल को मेंटेन रखना, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फुकुशियामा आप देख ही चुके हैं, अगर आप देखें जापान में जब सुनामी आई थी, और उसके कारण जो है जो वहाँ का दूषित जल था, जो कूलेंट के रूप में काम करता था, वो हाईली रेडियो एक्टिव हो जाता है। उसको काफ़ी समय ट्रीट करने के बाद भेजा जाता है समुद्र में, लेकिन वो समुद्र के पानी से पूरा जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया और एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बना, और आज भी उसको लेकर चिंता है। ऐसे में पानी के शीतलन के एक विकल्प के रूप में कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, और एक GIF संस्था बनी अमेरिका की, वो 13 देश उसमें हैं। वर्ष 2002 में अमेरिका के नेतृत्व में जो है GIF जनरेशन 4 जो है वो ग्रुप करके है, वो उसमें अमेरिका, रूस, चीन ये सब भी शामिल थे। उस समय रूस से, अमेरिका से और चीन से बढ़िया पड़ता था।
तो उनके जरिए ये बात की गई कि हमें चौथे जनरेशन का एक रिएक्टर बनाना है जो कूलेंट में पानी की जगह किसी और का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि गैस के द्वारा कूलिंग हो सके, हीलियम जैसे यही रिएक्टर है, ये हीलियम के जरिए कूल करता है। कई जगह जो है मेल्टेड मेटल यानी लेड और नमक या सोडियम को मेल्ट करके उसके जगह कूलेंट किया जाता है। कुछ रिएक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्मल पानी भाप न बना के उन्हीं पानी के जरिए ही ये चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से GIF ने जो है 6 ऐसे रिएक्टर के बारे में किया है और ये कहा है कि जो 13 देश हैं उनमें से सभी देश किसी कोई न कोई एक जरूर काम करेंगे किसी न किसी एक पर। और उसी को लेके जैसे जो अभी ये चीन का रिएक्टर है, ये चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है क्योंकि यह गैस कूल्ड रिएक्टर है। इसको बोला जाता है HTGR या HTGCR, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर या हाई टेम्परेचर गैस रिएक्टर। ठीक है, तो इसमें जो है चीन हीलियम गैस के प्रयोग से जो है इसको करता है। चूंकि गैस के प्रयोग से होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये काम कर सकता है। और साथ ही में इसकी अच्छी बात है कि ये टेम्परेचर को गैस से जो ठंडा तो करता है और उसके जरिए हम बिजली तो बनाते हैं, साथ ही में हम हाइड्रोजन भी उत्पन्न कर लेते हैं जिसका इस्तेमाल जो हम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में भी कर सकते हैं। यानी यह न्यूक्लियर एनर्जी देने के साथ साथ हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये छोटे रिएक्टर होने के कारण, पानी की कमी न होने के, पानी की जरूरत न होने के कारण जो कह सकते हो कि आंतरिक क्षेत्रों में, देशों के आंतरिक क्षेत्रों में यानी जहां पे समुद्र तट से दूर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और ये पर्यावरण कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाले, न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा सस्ता और सुलभ बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए हम इनको देखते हैं। देखिए, चीनी सरकार ने बुधवार को कहा कि चीन में नई पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर के वाणिज्यिक परिचालन, यानी इसमें अब इसकी बिजली कमर्शियली जो है ग्रिड को दी जाने लगी है और ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। चौथी पीढ़ी का इसका जो रिएक्टर है इसका सिदाओवन संयंत्र है। चाइनीज नाम भी बड़ा अजीब सा होता है ना, सिदाओवन संयंत्र है। यह अधिक कुशलता से ईंधन का उपयोग करने और अपने मितव्ययता, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पर्यावरण पद चिन्ह में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। और कहीं न कहीं चीन इसके जरिए जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है, चूंकि आज चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो नंबर 2 पे अमेरिका के बाद आ जा रहा है। ऐसे में उस पर दबाव है और उसने एक लक्ष्य रखा है कि 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 18% तक बिजली उत्पादन करना है। हालांकि अभी वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है और COP28 में जो 20 देशों ने कहा था कि 2050 तक जो है अपना परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है, उससे भी वो सहमत नहीं हुआ। क्योंकि देखिए 35 तक 10% करना है और 60 तक 18% करना है, तो कहाँ पे 3 गुना कर देगा। अगर 3 गुना करेगा तो बहुत ज़्यादा कर पाएगा, तो ये संभव नहीं, इसलिए चीन से बाहर हो गया है। फिर भी अब ये चर्चा में आ गया है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस रिएक्टर के बारे में कि ये जो सिदोवन का रिएक्टर है ये क्या है। देखिए, ये 200 मेगावाट का रिएक्टर है, 200 मेगावाट का मॉड्यूलर रिएक्टर है। मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्टर 300, जो परिभाषा है उसमें कहा जाता है कि जो भी 300 मेगावाट से कम के रिएक्टर होते हैं उन्हें मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब उसको जहां पे स्थापित करना है उससे कहीं और भी बना के ला के उसको जोड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो ये मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उसमें से भी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इनको भविष्य की न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जो पहले बड़े बड़े जो रिएक्टर होते थे न्यूक्लियर एनर्जी के, वह बहुत जगह लेते थे और बहुत ज़्यादा खर्चीले होते थे। ऐसे में इन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इनका इस्तेमाल करके जहाँ पे बहुत ज़रूरी ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इनका उत्पादन महंगा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी महंगी एनर्जी है क्योंकि इस पर सुरक्षा का जितना ध्यान रखा जाता है उसके कारण इसके खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हों। तो एक तरह से ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं और ये दूर दराज, यानी देखिए कि ये इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दूर दराज यानी जो रिमोट एरिया है देशों के भीतर, यानी किसी भी देश के जो स्थलीय देश अंदर है वहाँ भी लगाया जा सकता है। और पारंपरिक रूप से जो है इनका भारी उद्योग क्षेत्रों को बिजली दे सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजली देना ही।
ठीक है, जिनको लगातार बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि नवीकरण ऊर्जा जैसे बिजली सब अच्छी है, सस्ती है, लेकिन उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या होती है कि बीच बीच में वो जैसे सौर ऊर्जा है, दिन में आएगा, कुछ समय नहीं आएगा, पवन ऊर्जा, जल बिजली, इस तरह की समस्या है। और जो कोयला है उसकी कटौती की बात चल रही है। ऐसे में ये महंगा है, लेकिन इनका इस्तेमाल हम उन जगहों पे कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर सकते जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, हमें बिजली के बगैर लगातार बिजली चाहिए और क्रिटिकल है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये बहुत महंगे हैं, ऐसे में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उसको अभी इतना नहीं पढ़ते। आइए समझते हैं कि चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं। देखिए, परमाणु रिएक्टर चौथी पीढ़ी जो भी हो, उसमें ईंधन के रूप में तो वही इस्तेमाल किया जाता है, क्या, यूरेनियम, यानी जो यूरेनियम है या जो फिजाइल मटेरियल के रूप में नेचुरल यूरेनियम है, या जो यूरेनियम के रूप जैसे थोरियम कन्वर्ट होकर यूरेनियम में हो जाता है, या और भी चीज़ें जो है प्लूटोनियम के रूप में हो जाए, यानी कुल मिला के फिजाइल मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो अंतर आता है वह आता है कि उनके कूलेंट को लेके, जो उनका शीतलक उपयोग करते हैं उसको लेकर जो है चौथी पीढ़ी के रिएक्टर को देखा जाए तो इसमें इनको 6 तरीके से जो GIF ने वो बांटा है। ठीक है, इसके जो फायदे पहले समझ लीजिए। उसमें GIF ने, यानी जनरेशन 4 इंटरनेशनल फोरम है, ये अमेरिका के नेतृत्व में संघ है जो चीन, फ्रांस, जापान, रूस सहित 13 परमाणु देशों का प्रतिनिधित्व है। ये बना है कि जनरेशन 4 के न्यूक्लियर बनाएंगे रिएक्टर। इसमें यह है कि इसके चौथी पीढ़ी के रिएक्टरों से क्या होता है कि पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंट इंपैक्ट को कम किया जाए, परमाणु अपशिष्ट का बोझ कम हो, यानी जो भी परमाणु रिएक्टर की समस्या है, ज़्यादातर वो जो स्पेंट फ्यूल होता है उसको मैनेज करने का, जो अभी तक कूलेंट के रूप में पानी या जो भारी जल तो छोड़ दो, वो तो जो है, लेकिन जो पानी होता है वो हाईली रेडियोएक्टिव हो जाता है, फिर उसको ट्रीट करना, उसको स्टोर करना, ये सारी चीज़ें, और वो ज़्यादातर समुद्र के पास होती है। और जब सुनामी जैसी कोई घटनाएं आ जाती हैं तो इनको लेकर, जैसे कुंडनकुलम या इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा विरोध होता रहा है, क्योंकि फुकुशियामा का रिएक्टर हमारे सामने है, चेरनोबिल आइसलैंड की बात है। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं सशंकित बनाती है न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करने को ऐसी तकनीक लाते हैं जिससे ये चीज़ें कम की जा सकें। ठीक है, अब जैसे आप इसको कह सकते हो जो चौथी पीढ़ी के रिएक्टर हैं वो आज दुनिया भर के अधिकांश रिएक्टरों की तुलना में उच्च तापमान पर संचालित करने का इरादा रखते हैं। जबकि अभी क्या था कि हम जो रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं उसमें कूलेंट के रूप में पानी या पानी में मेनली पानी ही इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल पानी, तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए जो उसमें कार्रवाई की वो कंट्रोल की जाती रहती है, मॉडरेटर और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट आदि का प्रयोग करते हुए और भी चीज़ों का। लेकिन ये है कि ये जो भी चौथी पीढ़ी के जो होंगे वो हाई टेम्परेचर पे चल सकते हैं, क्योंकि उनके कूलेंट के रूप में या तो गैस कूल्ड बनाया जाएगा, जैसे हीलियम को इसमें चीन वाले में इस्तेमाल किया जा रहा है, या सोडियम के तहत कूल किया जाएगा, सोडियम यानी जो नमक का जो है उसको गर्म, या कोई लेड आदि जो मेटल है उसका पिघला हुआ उसके जरिए उसको किया जाएगा, या और भी डायरेक्ट पिघलाने के स्टीम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पानी के जरिए जो है टरबाइन चलाने की बात, या इस तरह की चीज़ें इसमें 5-6 तरीके के जो रिएक्टर है इसमें बनाए जाएंगे, जो अभी कई सारे देश अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जैसे कनाडा है वो सोडियम वाले पे काम कर रहा है, ठीक है। चीन जो है उसने इसमें काम किया है अपने गैस कूल्ड हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर या STGCR या GR जो भी बोलते हो उस पर यह काम कर रहा है। इस रिएक्टर की जो सबसे अच्छी बात होती है उसमें यह है कि इसमें आप कूलिंग के रूप में गैस का प्रयोग करते हो तो वो उच्च टेम्परेचर पे होता है और उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो ज़्यादा ऊर्जा बनती है, वो तो होता ही होता है। साथ में थर्मो जो क्रियाएं होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन के कारण इससे हाइड्रोजन गैस भी बनती है। हीलियम जो है वो अपना काम करने के बाद हाइड्रोजन गैस भी बनती है और उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल आप स्टोर करके ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक जितने भी हाइड्रोजन आपने देखा एक्सेप्ट व्हाइट हाइड्रोजन है ना, व्हाइट हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन उसको छोड़ के
जितने भी हाइड्रोजन बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। जैसे जो मेन बन रहा है वो ब्लू वाला या ग्रे वाला, वो किससे बनता है? मीथेन से बनता है। ब्लैक का तो छोड़ दो, कार्बन कोयले से बनता है। जो मीथेन को तोड़ के उससे हाइड्रोजन बनाया जाता है और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर ली जाती है तो उसे ब्लू हाइड्रोजन नाम दे दिया जाता है। नहीं की जाती है तो उस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, ये पिछली क्लासों में ही हमने बताया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि वो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से करता है और ग्रीन एनर्जी चाहिए होता है, नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करता है। और जो व्हाइट हाइड्रोजन है वो नेचुरल हाइड्रोजन है। अभी फ्रांस और कई सारे देशों में इसकी खोज हुई है। ठीक है, वो भी जानते हैं। तो उसी तरह का जो ये इसके तहत हाइड्रोजन बनेगा, यह भी क्या हीलियम गैस से हाइड्रोजन बन रहा है थर्मोकेमिकल रिएक्शन के कारण, और वो गैस अपना काम भी कर रही है, टरबाइन भी चला दे रही है जिससे बिजली भी बन जा रहा है और हाइड्रोजन भी बन जा रहा है जिसका इस्तेमाल हम और किसी जो है उद्योग में या किसी भी चीज में हम कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा भी उत्पादन कर रहा है और साथ में कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रहा है। इसलिए ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगला जो न्यूज देखते हैं वह है गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया है। गरबा जो है गुजरात का बड़ा फेमस है ना। वहाँ पे क्या होता है कि नवरात्रि के समय में जो है वहाँ पे सभी ऐसे ऐसे होता है, उसमें स्त्री शक्ति या माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उसमें एक जो जैसा कि यूनेस्को ने अपने विरासत में बताया कि जो ये गरबा है, उसको जो गरबा है ये कहीं ना कहीं स्त्री शक्ति की पूजा करने और समावेशिता को लेकर चलती है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी होती है और इसमें ऊंच नीच की भावना कम होती है गरबा सम्मेलन के दौरान, ये यूनेस्को का कहना है। और उसमें बताया भी गया है कि इसमें क्या होता है कि एक दीप जलता है मिट्टी के बर्तन में, उसके चारों ओर वामावर्त में लोग धीरे धीरे करके घूमते हैं, ताली बजाते हैं, लकड़ी बजाते हैं, गीत गाते हैं और फिर यही धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती है। और आपको पता होगा कि सर्किल जैसे गोल जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन या सर्किल में क्या बड़ा क्या छोटा, जब एक सर्किल बनी गई तो उसमें सभी बराबर हो जाते हैं। इसी तरह की बात जो है कहीं ना कहीं यूनेस्को भी कहता है कि ये जो गरबा है ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक अनुष्ठान तो है ही है, लेकिन इसके जरिए जो है जो धार्मिक सांस्कृतिक और जो रूढ़ियाँ हैं वो टूट के लोगों में समावेशिता का भी भाव आता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यूनेस्को द्वारा जो है ये अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो शामिल सूची बनाई गई है उसमें भारत का 15वां तत्व है जो इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से यह देखा जाए तो वेद मंत्रोच्चार, रामलीला या इस तरह की चीज़ों में गरबा शामिल हो गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण और एक कह सकते हो कि खुशी की बात है। आइए चलिए देखते हैं क्या है थोड़ा थोड़ा। देखिए, यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको ICS बोलते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल ये होता है जिसको हम छू न सके, यानी ज़्यादातर सांस्कृतिक पहलू को। ठीक है, मूर्त यानी जिसको जो दृश्य सभ्यता वाला पहलू होता है, इसको प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और वो कहता है, यूनेस्को कहता है अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कि गुजरात का गरबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां तत्व है और यह समावेशन इंक्लूजन को बढ़ाता है और एक एकीकृत शक्ति के रूप में, एकीकृत शक्ति कौन है? माँ दुर्गा, ऊर्जा का स्रोत, उनके रूप में गरबा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और यह सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देता है। माँ दुर्गा एक कह सकते हो कि नारी शक्ति के रूप में है, उसमें सभी वर्गों के, सभी लिंग के लोग, सभी धर्म के लोग, है ना। ज़्यादातर धर्मों को उसको लेकर विवाद हुआ कि कुछ धर्म के लोग जाके, हम उसको पहलू को छोड़ दें, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं समाज के सभी हाशिए पे भी पड़े वर्गों को, लोगों को उस दिन ऊंच नीच नहीं होता है और गरबा में जाके एक सर्किल में घूमने, नाचने और शक्ति की पूजा करने का एक कहीं ना कहीं ये एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक परंपरा है। इसी को लेके जो है इसमें डाला गया है। और इसने जो है कहीं ना कहीं गरबा को अब रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा जो वहाँ का बंगाल का था, इस तरह की चीज़ों में उसके इसी की तरह की समानता इसको मिल गई है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं तो देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। यह अनुष्ठान
अनुष्ठानात्मक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। यानी इसमें कर्मकांड और भक्ति दोनों का समन्वय किया गया है। किसके? नवरात्रि के समय में, त्योहार के अवसर पे स्त्री ऊर्जा या शक्ति, यानी जो दुर्गा की पूजा है उनके लिए जो है, उनके लिए अनुष्ठानात्मक और भक्तिपूर्ण ये कार्रवाई होती है, जिसमें एक छिद्रित मिट्टी के बर्तन के चारों ओर मतलब दीपक जलता है और ये नृत्य उसके चारों ओर होता है। और जो तेल का दीपक जलाया जाता है उसमें देवी माँ अम्बा की छवि जलती है। यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें कई सारे छेद होते हैं, उसमें तेल का दीपक जलाया जाता है तो निकलता है कि कैसे देवी माँ अम्बा की छवि निकलती है और उसके चारों ओर लोग वामावर्त में एक दूसरे के साथ घूमते हुए धीरे धीरे एक लय में गाते बजाते रहते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी तेज हो जाती है। ठीक है। और इसमें देखा जाए इसके महत्व के बारे में तो यूनेस्को कहता है, यूनेस्को ही कह रहा है कि एक नृत्य शैली के रूप में गरबा कर्मकांड को कहता है, भक्ति की जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। सभी, अगर देखिए सभी कैसे, तो देखिए इसमें नर्तक भी शामिल हैं, संगीतकार शामिल हैं, सोशल सामाजिक समूह हैं, शिल्पकार हैं, उत्सव और तैयारी भी की जाती है और बहुत सारे धार्मिक लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और यह गरबा जो है कहीं ना कहीं देखिए समुदायों को एक साथ लाने वाली एक जीवित परंपरा है, एक लाइव जो है परंपरा है। इसीलिए यह इसको महत्व मानते हुए इसको दिया गया। क्यों? क्योंकि ये भक्ति और उसके साथ साथ क्या है, समुदाय के लेवल पे समावेशिता को बढ़ावा देता है। और यह जो है देखिए सामाजिक, आर्थिक, लिंग और धार्मिक अंतरों को भुलाकर सामाजिक समानता को ये कहीं ना कहीं लाने वाला होता है। और इसमें विविध और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी शामिल किया जाना जारी है। आप देख लीजिए जैसे कुंभ है, कुंभ में पूरे भारत के लोग जो है, मान्यताओं के लोग वहाँ पे आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इनटेंजिबल या अमूर्त परंपराएं होती हैं जो समाज के लिए एक विरासत के रूप में काम करती है। ऐसी चीज़ों को यूनेस्को अपने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल करता है। भारत के 15 तत्व हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कुछ का नाम बता दिया कि रामायण है, वेद मंत्रोच्चार है, कुंभ का मेला है, दुर्गा की पूजा है, वो भी कोलकाता वाली दुर्गा पूजा, और अब इसमें गरबा भी शामिल हो गया है, और भी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो में ही जो नीचे मोर डिस्क्रिप्शन रहता है, मोर या जो डिस्क्रिप्शन, उसमें हैंड आउट मिलता है, उसको पढ़ के अपना नोट्स बनाइएगा, उसको समझिएगा। अगर कोई चीज़ नया नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।